आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स के ज़रिए से कनेक्शन कायम करते हैं, राब्ता कायम करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, coordination among different parts of the body by the help of hormones. Parts of the body by the help of hormones. इसको हम नाम देंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, और दूसरे नंबर पे हमें यह पता होना चाहिए कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, एक ग्लैंड्स और दूसरे नंबर पे हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स, पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी पाउचेस होती हैं, थैलियां होती हैं, जिनका मकसद होता है कि कोई ना कोई ये खास किस्म का केमिकल सिक्रीट करती हैं। उन पाउचेस को, उन थैलियों को हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये ग्लैंड्स एक अकेला सेल भी हो सकता है, ये एक छोटा सा टिश्यू भी हो सकता है, ये एक मुकम्मल आर्गन बॉडी पार्ट्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। दीज आर स्पेशल पाउचेस which secrete chemicals। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक अकेला सेल भी हो सकता है। These glands can be a single cell, ये एक अकेला सेल भी हो सकता है, एक टिश्यू, ये एक छोटा सा टिश्यू भी हो सकता है, और एक कंप्लीट आर्गन, या ये हमारी बॉडी का एक मुकम्मल पार्ट, मुकम्मल आर्गन भी हो सकता है। लेकिन इसकी निशानी ये है कि ये ग्लैंड जो होते हैं ये कोई ना कोई खास किस्म का केमिकल सिक्रीट करते हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो सिंगल सेल है ये कौन से हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे हैं। सिंगल सेल, सिंगल सेल की सबसे बेस्ट एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल जो होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये अकेले सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और ये एक केमिकल पैदा करते हैं जिसको हम नाम देते हैं म्यूकस। पहले वो म्यूसन की शक्ल में पैदा किया जाता है, बाद में वो तब्दील होकर बनता है म्यूकस। हम बाद में इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम ग्लैंड्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो टिश्यू है, टिश्यू की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो कौन सा ग्लैंड है जो टिश्यू के तौर पे, ये टिश्यू है, छोटा सा टिश्यू है, उसकी बेस्ट एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा भी बेशुमार एग्जांपल है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये भी एक टिश्यू है। और ऐसा आर्गन जो कि मुकम्मल आर्गन है और वो ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है, उसकी एग्जांपल है लिवर, पेंक्रियाज। इसी तरीके से और भी पार्ट्स हैं जो कि कंप्लीट आर्गन हैं और ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे हैं। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि ये किस हिसाब से, किस तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम ग्लैंड्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे।
टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। वैसे तो हमारे कोर्स के अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि ग्लैंड्स की दो ही टाइप्स बयान की जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन आज हम एक तीसरी टाइप भी डिस्कस करेंगे जिसको हम हीट्रोक्राइन या डबल ग्लैंड का नाम देते हैं। तो उसको समझ लेते हैं कि इन तीनों के अंदर फर्क क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं। एंडो जहां पे भी वर्ड आ जाए, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। एंडो बायो में बहुत ज्यादा ये वर्ड इस्तेमाल होता रहता है, इनसाइड। और क्राइन जो है इसका बेसिक मीनिंग होता है सिक्रीट करना, पैदा करना। अब इसके नाम पे गौर करेंगे तो हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल तो पैदा करेंगे, हार्मोन तो पैदा करेंगे, लेकिन हार्मोन को पैदा करने के बाद उसको ब्लड में भेज देंगे। इन ग्लैंड्स के पास किसी किस्म की कोई खास, कोई स्पेशल नाली नहीं होती ताकि ये उस नाली के जरिए टारगेट तक उस हार्मोन को पहुंचा सकें। इसलिए इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि इनके पास अपनी खास किस्म की कोई स्पेशल नाली नहीं होती। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। दीज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स, ये ऐसे ग्लैंड हैं जो हार्मोन तो पैदा करेंगे, एंड पुट इनटू ब्लड, ये हार्मोन पैदा करके ब्लड में भेज देते हैं। अब इस ब्लड के थ्रू वो हार्मोन पूरी बॉडी में जाएंगे। थ्रू ब्लड these hormones reach to the target। मतलब जहां पे इन्होंने जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, इन हार्मोन से जहां पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो ब्लड के थ्रू ही मूव करके जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि इनके पास किसी किस्म की कोई खास नाली नहीं होती। सो these glands are also called ductless gland। इनके पास खास किस्म की अपनी कोई नाली नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल में पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, थायराइड ग्लैंड भी इसी की एग्जाम्पल में है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये इसी की एग्जाम्पल में आते हैं। तो पता चला कि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन पैदा करके सीधा ब्लड में भेज देते हैं। अब एंडो इनसाइड ये वर्ड हम यूज कर रहे थे क्योंकि हार्मोन पैदा होने के बाद ब्लड के अंदर चला गया, इसी वजह से हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं ऐसे ग्लैंड जिनको हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बायो में कहीं पे भी वर्ड आ जाए एक्सो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एक्सो मीन आउटसाइड। क्राइन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्राइन का मतलब होता है सिक्रीट करना, पैदा करना। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन पैदा करने के बाद टारगेट तक पहुंचाने के लिए अपनी एक स्पेशल किस्म की नाली भी देते हैं। फर्ज कर लें ये कोई ग्लैंड पड़ा हुआ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये ग्लैंड कोई खास किस्म के केमिकल पैदा कर रहा है। ये केमिकल
याद रखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो केमिकल होते हैं उनको यूजुअली हम हार्मोन नहीं कहते, उनको हम एंजाइम का नाम देते हैं, क्योंकि ये एंजाइमेटिक इन नेचर होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को अमूमन हार्मोन नहीं कहा जाता, इसे एंजाइम का ही नाम दिया जाता है। तो ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने ये केमिकल पैदा किए, एंजाइम पैदा किए, और ये एक स्पेशल नाली जा रही है, इस नाली के जरिए से ये केमिकल पहुंचेंगे टारगेट तक। लेट्स सपोज ये कोई एक टारगेट पड़ा हुआ है, ये वो टारगेट सेल है जहां पे हम ये केमिकल भेजना चाहते हैं। तो ये ग्लैंड हो जाएगा और ये एक स्पेशल किस्म की डक्ट हो जाएगी, नाली। तो इस डायग्राम को देखने के बाद समझ में आता है कि ये ग्लैंड अपने केमिकल पैदा करके ब्लड में नहीं भेजते, बल्कि डायरेक्ट टारगेट तक पहुंचाने के लिए एक खास किस्म की नाली का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये केमिकल ब्लड में नहीं जाते, ब्लड से बाहर रहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी। दीज ग्लैंड्स हैव स्पेशल डक्ट्स। इन ग्लैंड्स के पास खास किस्म की नाली होती है, और ये उन नालियों के जरिए से थ्रू दीज डक्ट्स द केमिकल्स आर सेंट टू द टारगेट। इसलिए इन ग्लैंड्स का दूसरा नाम डक्ट ग्लैंड भी होता है। These glands are also called duct glands. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेस्ट नॉन एग्जाम्पल में सलाइवरी ग्लैंड आता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, आप जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जब भी सलाइवा पैदा करेंगे तो डायरेक्ट हमारे माउथ के अंदर आएगा, सलाइवा कभी भी पैदा होकर ब्लड के अंदर शामिल नहीं होता। एक और इसकी एग्जांपल है टीयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्वेट ग्लैंड है या टीयर ग्लैंड है, जब भी ये अपनी सिक्रीशन पैदा करेंगे, अपने केमिकल पैदा करेंगे, तो वो केमिकल कभी भी पैदा होने के बाद ब्लड में शामिल नहीं होते, वो डायरेक्ट एक मखसूस नाली के जरिए निकल के अपने टारगेट पे आ जाते हैं। तीसरी टाइप जो यूजुअली हमारी बुक्स में मेंशन नहीं की जाती, हमारी बुक्स में सिर्फ यही दो टाइप्स पढ़ाई जाती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन हम एक तीसरी टाइप भी डिस्कस करेंगे जिसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया जाता है। इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम डबल ग्लैंड भी होता है। ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि ये एंडोक्राइन नेचर भी रखते हैं और एक्सोक्राइन नेचर भी रखते हैं। इसी करेक्टर की वजह से हम इनको डबल ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। These glands act as both exocrine as well as endocrine glands। ये दोनों काम कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में लिवर शामिल है, पेंक्रियाज शामिल है, और साथ ही साथ मेल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टेस्टिस वो भी
हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं और फीमेल की बॉडी में पाई जाने वाली ओवरीज। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज की एग्जांपल समझते हैं। जो पेंक्रियाज होते हैं ये बेसिकली चूंकि डबल ग्लैंड के तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसके फंक्शन को थोड़ा इस स्टाइल में समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज पेंक्रियाज। ये जो पेंक्रियाज होते हैं इनके अंदर एक नाली पाई जाती है, जिस नाली को हम नाम देते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। लेट्स सपोज दिस इज ए डक्ट नॉन एज पेंक्रियाटिक डक्ट। इस पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर एक केमिकल पैदा किया जाएगा और वो इस डक्ट के जरिए से पास होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यूडेनम तक पहुंचेगा और उस केमिकल का नाम पेंक्रियाटिक जूस होता है। पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो चीज जाएगी उसका नाम होगा पेंक्रियाटिक जूस। ये डाइजेशन में मदद देता है। पेंक्रियाज के अंदर खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिसकी डिटेल बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं। पेंक्रियाज के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम एसिनर सेल्स का नाम देते हैं। एसिनर सेल्स, ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स। ये सेल्स पड़े हुए हैं और इन सेल्स को हम नाम देते हैं एसिनर सेल्स। ये सेल्स पेंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं और पैदा करके इस नाली पेंक्रियाटिक डक्ट में डाल देते हैं। क्योंकि ये पेंक्रियाटिक जूस पैदा होने के बाद इस डक्ट के जरिए से होता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, उस तक इन्होंने पहुंचना होता है। ड्यूडेनम इज द टारगेट, तो उस टारगेट तक इन्होंने पहुंचना है। तो पता चला कि जो पेंक्रियाज है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ यही पेंक्रियाज एक केमिकल पैदा करता है जिसको हम नाम देते हैं इंसुलिन। पेंक्रियाज के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है बीटा सेल्स। इन बीटा सेलों से एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन पैदा होने के बाद डायरेक्ट ब्लड में शामिल कर दिया जाता है और ब्लड के जरिए से वो पूरी बॉडी तक पहुंचता है और उसका फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। तो पता चला कि एक पेंक्रियाज दोनों काम कर रहा है, यानी कि ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये एंडोक्राइन के तौर पे भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज हिट्रोक्राइन ग्लैंड। इसके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी टाइप्स के कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं।